चलिए, नया चैप्टर है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, इसमें भाषा शिक्षण के कुछ सिद्धांत बताए गए हैं कि बच्चे को किस किस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चे को भाषा ज़्यादा समझ में आए, भाषा में बच्चा ज़्यादा रुचि ले। ऐसा ना समझे कि भाषा बहुत बोझ टाइप, ऐसा ना हो। तो देखिए, यहाँ पे भाषा शिक्षण के सिद्धांत से पहले हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि शिक्षण हेतु 3 तत्वों का होना आवश्यक है। यानी शिक्षण एक त्रिध्रुवी क्या है, प्रक्रिया है। एक तो शिक्षक का होना आवश्यक है, एक शिक्षार्थी का होना आवश्यक है और एक पाठ्यक्रम का होना आवश्यक। अगर यह तीनों हैं तो आपस में अंतःक्रिया करके किसी भी भाषा को क्या किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षण यानी पढ़ाने के लिए, यानी टीचिंग करने के लिए एक तो शिक्षक, एक शिक्षार्थी और एक पाठ्यक्रम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब हम लोग पहुँचते हैं कि भाषा का जो पहला सिद्धांत है कि भाषा को किस तरीके से टीच किया जाए, शिक्षण किया जाए, उसका पहला सिद्धांत है रुचि जागृत करने का सिद्धांत। तो यहाँ पे पहले सिद्धांत के हेडिंग में ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि बच्चे के अंदर अगर आप रुचि जागृत करने में सफल हो गए तो बच्चा भाषा में अपने आप रुचि लेगा, भाषा को पढ़ने में उसको अच्छा लगेगा। अब भाषा में रुचि कैसे, बच्चे को इंटरेस्ट कैसे जगाएंगे? तो देखिए, भाषा ऐसी होनी चाहिए जो छात्र में रुचि जागृत करे। यानी बालक विषय वस्तु में रुचि लेगा तो वह ध्यान केंद्रित कर शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। अब रुचि लेने का मतलब क्या है? जैसे किताब में जो चीज़ें लिखी हैं उनको, जैसे मान लीजिए कहीं पे पढ़ाते समय अभिनेता आ गया, अब बच्चे को अभिनेता का मतलब ना बताया जाए, बस बता दिया जाए कि अभिनेता है, इस नाटक में या इस कहानी में यह रोल कर रहा है। लेकिन यह ना बताया जाए कि अभिनेता का मतलब वह व्यक्ति जो अभिनय या एक्टिंग करता है। जैसे किसी फिल्म में हीरो हो गया, गुंडा हो गया, या जितने भी रोल, सहायक रोल रहते हैं, वो सब के सब मेल अगर हैं तो वह क्या है, अभिनेता। ठीक, तो इसका मतलब जब थोड़ा सा बच्चे को क्लिष्ट शब्द को थोड़ा सा तोड़ के उसके अर्थ को बताया जाएगा तो बच्चा उस चीज़ में क्या करेगा, रुचि लेगा, उसको अच्छा लगेगा। अगर केवल बता दिया जाए कि दीपावली होती है और दूसरा बताया जाए कि दीपावली में हम क्या क्या, जैसे दीप जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और जो है गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो बच्चा जब थोड़ी सी उसके साथ चर्चा करेंगे तो ज़्यादा क्या करता है, रुचि लेता है। तो वही है कि अगर भाषा आपको सिखाना है तो बच्चे के अंदर क्या जागृत करना होगा, रुचि जागृत करना होगा। अब देखिए, एक तो आप ये हो सकता है कि उसके अर्थ को बता के बच्चे के अंदर रुचि जागृत करिए, और दूसरा यह हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो भाषा सीखना ही नहीं चाहता है, भाषा आप चाहे जितनी अच्छी कहानी दे रहे हैं लेकिन बच्चा उसे पढ़ना ही नहीं चाह रहा। तो आप देखते हैं जैसे चाचा चौधरी की कहानी या एक चंपक की पुस्तक आती है, उसमें कहानी, जैसे मान लीजिए यह एक पेज है तो एक पेज में इतने में तो केवल क्या बना रहता है, चित्र बना रहता है, और उस चित्र के बारे में केवल क्या लिखा रहता है, 2 लाइन। ठीक, तो बच्चा उस चित्र को जब देखता है तो उसके मन में यह आता है, जैसे जितना तो समझ में आ रहा हो तो ठीक है, लेकिन जो समझ में नहीं आ रहा तो उस 2 लाइन को वह पढ़ के समझने का प्रयास करता है कि आखिर इस चित्र में क्या एक्टिविटी हो रही है। तो ऐसी जब आयु अनुरूप, कैसी आयु अनुरूप, जैसे बच्चा अगर मान लीजिए कक्षा 3 में पढ़ रहा है तो आप ऐसी कहानी दे दिए जो कक्षा 10 वाले भी ना पढ़ पाएँ, तो यह क्या है, गलत है। यहाँ पे बस रुचि जागृत करने के लिए कहा जा रहा है कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक के अलावा आयु अनुरूप साहित्य से भी बच्चों में रुचि का विकास किया जा सकता है, खासकर उच्च प्राथमिक स्तर पे। यानी कुल मिला जुला के
पाठ्य पुस्तक के अलावा आयु अनुरूप साहित्य, यह शब्द आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, हिंदी के लिए याद रखना है। अगर बच्चा जो है 10 साल का है तो उसके आयु के अनुरूप आपको एक साहित्य यानी कहानी की किताब क्या करनी चाहिए, देनी चाहिए, ताकि बच्चा उसको पढ़े और पढ़ने के बाद उसको क्या है, रुचि आए। आप बच्चे को हिंदी उसके विषय को जब पढ़वाते हैं तो उतनी रुचि नहीं आती है, लेकिन आप जैसे कार्नर पे किताब कहानी की टांगे हैं, आप हर बच्चे से कह दीजिए कि जाओ एक एक कहानी की किताब लेकर पढ़ो, तो एकदम पूरा सब क्या करते हैं, इकट्ठे झपट पढ़ते हैं। वो अगर आप समझदारी ना दिखाएं तो को किताब बचेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि कहानी की किताब पढ़ने में बच्चों को मज़ा आता है, उसमें बड़े बड़े चित्र बने रहते हैं और छोटा छोटा क्या किया होता है, लिखा रहता है। तो उस चित्रों को देखकर उस चीज़ों को बच्चे पढ़ने का प्रयास करते हैं, और उसी पढ़ने के चक्कर में वह समझिए कहानी को देख के रुचि लेने के चक्कर में भाषा को भी क्या करते हैं, सीख जाते हैं। तो वही सबसे पहला पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके सीटेट में बार बार आया है कि बच्चों को आयु अनुरूप साहित्य से बच्चों के अंदर हम क्या जागृत कर सकते हैं, तो रुचि जागृत कर सकते हैं, जिससे बच्चा भाषा बहुत आसानी से क्या करेगा, सीखेगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा सिद्धांत क्या है। इसमें सिद्धांत का नाम आपको नहीं याद रखना है, बस केवल जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वही याद रखना है, और जब ऑप्शन में आएंगी तो आप देख लेंगे कि हाँ ये सही बात है और ये क्या है, गलत बात है। ये नहीं कि अगर 15-16 ठो सिद्धांत है, सिद्धांत का नाम ही रटने लगी। जैसे आपने सेल्फ से हम पढ़ेंगे तो सेल्फ में क्या करते हैं, उस सिद्धांत को ही रटने लगते हैं, लेकिन सिद्धांत कहीं पे आएगा नहीं, एकदम जो भी रहेगा बस आपको देखना है कि कौन सा सकारात्मक है और कौन सा नकारात्मक। बस देखिए दूसरा है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा को ही हम लोग अभिप्रेरणा कहते हैं, इसी को हम प्रेरण कहते हैं, इसी को हम अभिप्रेरण कहते हैं, और अंग्रेजी में केवल इसका एक जो है मतलब है मोटिवेशन। ठीक है, तो आप केवल मोटिवेशन अगर देख ले रहे हैं तो चाहे प्रेरणा कहिए, चाहे अभिप्रेरणा कहिए, चाहे प्रेरण कहिए, चाहे अभिप्रेरण कहिए, कुछ भी कहिए, सब एक ही है। तो देखिए प्रेरणा का सिद्धांत या इसी प्रेरणा को क्या कहते हैं, प्रोत्साहन का सिद्धांत। जैसे किसी को प्रेरित करना क्या होता है, उसे प्रोत्साहित करना ही तो होता है, तो इसीलिए प्रेरणा के सिद्धांत को ही क्या कहते हैं, प्रोत्साहन का सिद्धांत। देखिए यह भाषा अधिगम हेतु सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रुचि, आवश्यकता, प्रयोजन शिक्षण के प्रमुख प्रेरक होते हैं। उद्देश्य रहित, प्रयोजन रहित कार्य शिक्षण में शिथिलता उत्पन्न करते हैं। अगर उद्देश्य नहीं है, प्रयोजन नहीं है, तो कार्य में क्या आ जाता है, शिथिलता। जैसे आप प्लानिंग नहीं बनाए, कोई काम करना शुरू कर दिए, तो बीच में ही आपको लगेगा कि अरे ये तो चलेगा नहीं, ये बेकार है। तो बिना प्लानिंग के आपको काम नहीं करना चाहिए। कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो पहले से प्लान होना चाहिए कि अगले 3 महीने तक अगर एक भी ग्राहक नहीं आया तब भी हम क्या करेंगे, दुकान पे बैठे रहेंगे। हो सकता है अगले 3 महीने के बाद ढेर सारे ग्राहक आए, लेकिन हम कोई प्रयोजन नहीं, बस 2 लाख रुपए लगाए और एक सीट लगाए और कैलकुलेटर लेकर बैठ गए, सोचेंगे साहब एकदम आग भरभरा खरीद के ले चले जाएंगे। तो ऐसा होता नहीं है। पहले आपको एक ग्राहक को सेटिस्फाइड करना होता है, फिर वही ग्राहक दूसरे को भेजता है कि वहाँ बहुत अच्छा सामान मिलता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके आपकी दुकान क्या होने लगती है, चलने लगती है। ऐसा कभी कभी होता है कि आपका खुद का दोस्त नहीं जानता कि आप वहाँ जो है दुकान खोले हैं। तो ऐसे धीरे धीरे चीज़ें क्या होती हैं, चलती हैं। तो वही कहा है कि उद्देश्य होना चाहिए और प्रयोजन होना चाहिए, तब कार्य में शिथिलता नहीं आएगी। अगर उद्देश्य और प्रयोजन नहीं रहेगा तो कार्य में क्या आ जाएगी, शिथिलता आ जाएगी। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप किसी बच्चे को प्रेरित और प्रोत्साहित कैसे करें। तो उसका सबसे आसान तरीका है प्रस्तावना के प्रश्न पूछना। अगर आप प्रस्तावना के प्रश्न पूछते हैं तो बच्चा रुचि भी लेगा और अपनी प्लानिंग और आवश्यकता जो भी है उसको अपने आप खोजना वह क्या करेगा, शुरू करेगा। अब यहाँ पे देखिए प्रस्तावना का प्रश्न क्या होता है, आप सभी को पता है, आप सभी लोग लेसन प्लान या पाठ योजना या शिक्षण योजना ज़रूर बनाए होंगे। उसमें 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, किसी में 3 बनाए होंगे, किसी में 5 बनाए होंगे। तो उसी को हम प्रस्तावना के प्रश्न कहते हैं। जब क्लास में टीचर आया तो अब टीचर बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरा अपना ज्ञान तुरंत उलटने लगेगा
कि लो तुम लोग लोको जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं होगा। पहले वह बच्चों के जगह पे अपने आप को रख कर क्या करेगा, सोचेगा और बच्चों से चर्चा करेगा, और उसी चर्चा में शुरू में ही वह प्रस्तावना के 3-4 प्रश्न पूछेगा। जैसे मान लीजिए बच्चे को दीपावली पढ़ाना है, तो अब बच्चे को दीपावली शिक्षक कैसे पढ़ाए। अगर डायरेक्ट बता देगा दीपावली के बारे में तो बच्चा सुनना भी नहीं चाहेगा, वो ऐसे किया रहेगा, हाँ हाँ करेगा, लेकिन उसके दिमाग में जाएगा नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले बच्चे को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। अब वह प्रस्तावना के प्रश्न पूछेगा। जैसे आएगा क्लास में, पहला प्रश्न पूछा कि बेटा बताओ हमारे देश में कौन कौन से राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है, या कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो बच्चा बताएगा ही, सर ईद मनाया जाता है, दीपावली मनाया जाता है, होली मनाया जाता है, और सब बताएगा, खिचड़ी उचड़ी सब बताएगा, ठीक। तो सब सुनिए आप, कोई दिक्कत नहीं, सब त्यौहार है कि नहीं है। तो राष्ट्रीय हो चाहे ना हो, लेकिन जो बच्चा बता रहा है उसकी बातों का सम्मान करना है। हिंदी में बार बार आप पढ़ रहे हैं। तो जब बच्चा बता दिया कि ईद मनाया जाता है, दीपावली मनाई जाती है और ये मनाया जाता है, तो आप दूसरा प्रश्न बच्चे से यह कर सकते हैं कि बेटा अच्छा ये बताओ कि किस त्यौहार में दीप जलाए जाते हैं। तो बच्चा कह दिया दीपावली में दीप जलाए जाते हैं। या आप ईद के बारे में ही दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब तीसरा प्रश्न आप कहते हैं कि बेटा अच्छा बताओ कि दीपावली में किस देवी देवता की पूजा की जाती है। अब बच्चा इतना बड़ा है, वो तो मूर्ति वूर्ति डेली देखा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको नाम नहीं याद आ रहा कि गणेश जी और लक्ष्मी जी। तो जब नाम नहीं याद आता है तो आप यहाँ पे लिखते हैं समस्यात्मक, यानी अब बच्चे के लिए वह एक समस्या है। अब आप वहाँ से कह के अगर चले जाएंगे, जाओ हम नहीं बताएंगे, तो आपके पीछे पीछे आएगा, नहीं सर बताइए किस देवी देवता की पूजा होती है। उसके अंदर इतना ज़्यादा जिज्ञासा, जानने की इच्छा इतना ज़्यादा प्रेरित हो जाएगा कि उस प्रश्न का उत्तर उसको चाहिए तो चाहिए। तो इसी तरीके से प्रस्तावना के प्रश्न जब पूछे जाते हैं अच्छे अच्छे बना के अपने से, तो बच्चा अपने आप क्या हो जाता है, प्रेरित। अगर ज़बरदस्ती डंडा लेके कहेंगे प्रेरित हो तो प्रेरित होगा वो नहीं होगा। तो यही तरीका है कि बच्चे को क्या करना है, प्रेरित करना है। और प्रेरित जब एक बार बच्चा हो गया तो आपको उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेगा। यही जीन पियाजे कहें कि बच्चा जब एक बार अपने आप जानने के लिए उत्सुक हो गया, जिज्ञासु हो गया, तो अपने ज्ञान की खोज वह स्वयं कर लेगा। तो वही दूसरी बात लिखा है कि हमको प्रेरणा, मतलब बच्चे को प्रेरित करना है, और प्रेरित करने का तरीका चाहे जो, ठीक। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि हिंदी भाषा में शिक्षक को हिंदी भाषा की समझ का होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी के बारे में हमारे पास ज्ञान होना ज़रूरी है। सही बात लिखा है। और बच्चों को आत्म प्रकटीकरण या अभिव्यक्तिकरण या भाषा प्रयोग या अनौपचारिक बातचीत का मौका देकर पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना चाहिए। तो बताइए क्या ये सब शब्द कल परसों जब भी हम क्लास में पढ़े थे तो आया तक नहीं आया था? यही बार बार आएगा, यही सब टैग वर्ड है, ये सब कुछ है नहीं। ये अच्छी चीज़ें, मतलब अच्छी बातें हैं जो वही बार बार अभी आप आगे पढ़ते जाएंगे सब वही फिर दोहराता तेहराता चला जाएगा। तो इसीलिए जब एक ही चीज़ को बार बार आप अपने दिमाग पे स्ट्राइक करेंगे तो चीज़ आपके दिमाग में जाएगा। अब जैसे मतलब बच्चा कुछ बताना चाह रहा है तो उसे आत्म प्रकटीकरण का मौका दीजिए, अपनी बातों को कहने का मौका दीजिए। जैसे मैंने बार बार बताया कि परिवार चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, वो अपने दादा दादी के बारे में कुछ बताना चाह रहा है तो आप उसको बताने दीजिए। तो वही है आत्म प्रकटीकरण या अभिव्यक्तिकरण। और जितना ज़्यादा वो आत्म प्रकटीकरण करेगा उतने ज़्यादा भाषा का प्रयोग करेगा। और यहाँ पे भाषा में देखिए अनौपचारिक बातचीत ही सबसे अच्छी बातचीत है, क्योंकि बच्चा जो है सीखना कहाँ से शुरू करता है, घर से, परिवार से, आस पड़ोस से, मित्र मंडली से। तो इसमें जो भाषा होती है वो अनौपचारिक होती है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि अभी जैसे आप ही दोस्त हैं, आप और राम जन्म दोस्त हैं, तो यहाँ पे राम जन्म आपको अधीर कहेंगे और आप राम जन्म को राम जन्म कहेंगे। लेकिन गांव का जो दोस्त होगा वो अधीरवा भी कह सकता है, जैसे हम ही हेमंतवा भी कह सकता है। तो इसका मतलब अनौपचारिक बातचीत
से भी बच्चे भाषा क्या करते हैं, सीखते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अनौपचारिक बातचीत का मौका बच्चे को देना है। मतलब यहाँ पे कुल मिला जुला के ये है कि सुबह बच्चा अगर नमस्ते की जगह जयराम भी कह दिया तो चलेगा। ये नहीं कि अरे गुड मॉर्निंग नहीं बोले, मारे जाके थार थार गुड मॉर्निंग क्या, जयराम भी भुला गया अगले दिन से। अगले दिन से देखा टीचर को तो ऐसे बगलिए से, अरे ये तो इससे अभी जयराम गुड मॉर्निंग करेंगे तो मारेगा ये। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर एक बार लिखा गया है आयु अनुरूप साहित्य। अगर किसी भी चीज़ से नहीं तो आयु अनुरूप साहित्य से भी बच्चे को क्या किया जा सकता है, प्रेरित किया जा सकता है। उसे चंपक वाली कहानी दे दीजिए, बड़ा बड़ा चित्र छपा रहे, छोटा छोटा और सरल भाषा में लिखा रहे, तो बच्चा उसी से क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा, पढ़ने का प्रयास ज़रूर करेगा। चाहे बड़ी की जगह छोटी ही पढ़े, चाहे छोटी की जगह बड़ी ही पढ़े। ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, क्रिया द्वारा सिखाने का सिद्धांत। ठीक है। तो हमने बताया है क्रिया द्वारा सिखाने का सिद्धांत मतलब कर के सिखाना या कर के सीखना। और कर के सीखने को ही हमने बताया है कि व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं, या डायरेक्ट आप कह दीजिए कि ऐसी शिक्षा जो जीवन से जोड़ कर पढ़ाई जाए। जैसे हमने बार बार आपको उदाहरण बताया है कि बच्चे को अगर द्रव पढ़ाना है तो एक तो तरीका है परिभाषा लिखा दीजिए, और दूसरा तरीका है कप और गिलास ला के उसे कर के सिखाइए। तो ज़्यादा अस्थाई ज्ञान कौन होगा, जो कर के सिखाया जाता है। अब यही हिंदी में अगर देखा जाए, मान लीजिए आप कविता बच्चों को पढ़ाते हैं, राइम्स पढ़ाते हैं, तो राइम्स में एक तो तरीका ये है, जैसे मान लीजिए ए वाला राइम्स है आपका, तो आप बैठ के एक जगह और बच्चे के किताब में दिया है, किताब ऐसे लेकर कह दीजिए बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम, फिसला पैर गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे है। अब दोहराओ, तुम लोग याद करके सुनाना। ठीक। अगर ऐसा कह दिए, कोई एक्टिविटी हुई नहीं, तो आपको वहाँ पे करना क्या चाहिए, एक्टिविटी। अगर आप एक्टिविटी से बच्चों को सिखाते हैं तो नर्सरी का बच्चा कितना बड़ा होता है, लेकिन पूरा राइम्स क्या होता है, अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में चाहे संस्कृतीय सिखा दीजिए, चाहे जो सिखा दीजिए, वो पूरा एकदम इतना तेज़ सिखाएगा, इतना तेज़ कहेगा कि आप जो है जान ही नहीं पाएंगे कि इसकी कब शुरू हुआ कब ख़त्म कर दिया है। तो वही चीज़ है कि बच्चों को भाषा सिखाने में भी क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। अब इसी को बारिश आई छम छम छम, तो कुछ एक्टिविटी करिए कि बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम, फिसला पैर गिर गए हम, तो फिसल के पैर गिर जाइए वहीं पे, और ऊपर छाता नीचे हम, ऊपर छाता और नीचे हम। तो बच्चों को इसमें मज़ा भी तो आएगा। अगर आप गिरेंगे तो बच्चों को और मज़ा आएगा कि मतलब सर जी गिर गए, और राइम्स उन लोगों को यादें हो जाएगी। भले फिसला पैर गिर गए हम के जगह पे पैर फिसला गिर गए हम कह देंगे, भले इधर उधर कह देंगे, लेकिन कह लेंगे ज़रूर। तो वही चीज़ है कि आपको हमेशा कोई भी विषय पढ़ाइए, कोशिश करिए कि प्रैक्टिकली बच्चों को क्या करें, पढ़ाएं। देखिए जैसे हम ही लोग हैं, तो कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं, तो जैसे आप रीजनिंग में पढ़ते हैं, चार्ट पढ़ते हैं, जैसे हम ही है, अगर पढ़ाना है कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार हम ऐसे चार्ट बनाते हैं कि एक लिखित होता है और एक क्या होता है, अलिखित या मौखिक होता है। तो आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि लिखवाते कि संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। तो जो हम ये लिखवाते, वो हज़ारों लोग लिखवाते हैं और उससे कभी याद नहीं होता है। लेकिन जो चार्ट, जैसे जीन पियाजे हमने पढ़ाया तो ऐसे ढेर सारा किया था, जैसे पहला पढ़ाया और ऐसे ढेर सारा किया था। कुछ लोग अपने मन से, जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिखे, कुछ लोग अपने मन से ऐसे ऐसे लिखे होंगे, ऐसे, तो ऐसे वाले भुला जाएंगे। ठीक। तो कुछ टेक्निक होती है, चार्ट होता है जो दिमाग में क्या होता है, जाके घुस जाता है, अस्थाई रहता है कि वहीं पे लिखे हैं। पहला संवेदी पेशी था, उसमें पहला मूल प्रवृत्त्यात्मक था, अंतिम वाला जो है आपका परावर्तित व्यवहार था। तो कम से कम इसी बहाने 2 ही तो याद हुआ कि पहला मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार था, अंतिम वाला परावर्तित व्यवहार। अब उसको अगर हम कामा दे के लिख दें, पन्ना बचा लें या छोटा छोटा कर दें, तो उससे हमारा नुकसान है। तो इसीलिए जैसे हम पढ़ते थे संजय राय एकेडमी इलाहाबाद में, तो वही एक टेक्निक अपनाए थे, हर विषय अकेले पढ़ाते थे। इलाहाबाद में हर विषय अकेले पढ़ाना कितना कठिन हो सकता है।
हर विषय अकेले और हर विषय ऐसे ही, मतलब कम शब्द। देखिए हमारे किसी भी नोट्स में ज़्यादा शब्द रहता है, लेकिन आप हर क्वेश्चन उसी में से पा जाएंगे, कम शब्दों में चैप्टर पा जाएंगे। नहीं पहले में जाते ही कुछ लोग पूरा 2 पन्ना कहानी लिखवाते। आप जब घर जाते होंगे सोचते होंगे कभी कभी कि तो आधे पन्ना पढ़ाए ने, आधे पन्ना पढ़ाए ने, आप ज़रूर सोचते होंगे कभी ना कभी। बहुत सब लोग सोचे होंगे अरे आधे पन्ना पढ़ाए, वो हमारा आधा पन्ना दूसरे के 2.5 पन्ना के बराबर है, ये जान लीजिए। क्योंकि हम जो इस तरीके से चार्ट वोट में बता देते हैं वो एकदम एक्चुअल आपके दिमाग में क्या हो जाता है, जाके सेट हो जाता है। तो वही उसी को आप मान लीजिए यहाँ पे वह किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, क्रिया के द्वारा, ठीक है। ताकि आपको अच्छे से क्रिया क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि बच्चे को जल्दी से जल्दी चीज़ें क्या हो, समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट देखिए सीटेट में आया है, अगर क्रिया से सिखाएंगे तो बच्चा कैसे रहेगा, सक्रिय रहेगा। देखिए हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय शिक्षक को बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें, ताकि बच्चों का हिंदी भाषा के सौंदर्य और भाषा से आंचलिकता यानी जुड़ाव क्या हो, बना रहे। तो देखिए आपके तो जब भी ऑप्शन में आया है तो आंचलिकता आया है। आंचलिकता का मतलब हमको वहाँ पे नहीं समझ में आएगा, तो उसका मतलब आप जानिए क्या है, जुड़ाव, भाषा से जुड़ाव। जितने आप क्रिया के द्वारा सिखाएंगे बच्चा उतने सरलता से सीखेगा। और कई बार हमने बताया रचना का मतलब सृजन होता है, निर्माण होता है, नया तरीका होता है। उतने बच्चा नई नई चीज़ों को क्या करेगा, सीखेगा, और उतना ही भाषा के सुंदरता से उसका क्या होगा, जुड़ाव होगा। तो मतलब शब्द कठिन, वाक्य कठिन है, लेकिन कहना बहुत सरल चीज़ चाह रहा है कि बच्चे को जब हम क्रिया द्वारा सिखाएंगे तो बहुत सरलता से सीखेगा, नई नई चीज़ों को सीखेगा, और भाषा के साथ उसका जुड़ाव जो है क्या रहेगा, बना रहेगा। अभी क्लिष्ट शब्द बताएं, अभिनेता बता दिए, 20 बार अभिनेता आ गया, लेकिन अभिनेता का मतलब बच्चे को ना बताएं। बताइए भाषा के सौंदर्य से उसका जुड़ाव बना रहेगा, आंचलिकता बना रहेगा? नहीं, वो सोचेगा ये क्या अभिनेता बार बार कह रहे हैं, दिमाग खराब कर दिए हैं। ठीक, तो पहला आपका सिद्धांत क्या हो गया, रुचि जागृत करने का सिद्धांत। दूसरा हो गया प्रेरणा का सिद्धांत। तीसरा हो गया क्रिया द्वारा सिखाने का सिद्धांत। उसके बाद अगला सिद्धांत है अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए भाषा में हम अनुबंधन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनुबंधन कहीं पर भी लिखा है तो इसको अगर सरल भाषा में आपको जो है जानना है, तो हमने कई बार बताया है कि अनुबंधन कहीं लिखा हो उसका अर्थ आप संबंध समझ लीजिए। जैसे संबंध का मतलब ये है कि अगर एक बच्चे को क सिखाना है, क वर्ड सिखाना है, तो आप किसी चीज़ से उसका क्या बना दीजिए, संबंध बना दीजिए। आप क सिखाने के लिए बच्चे को कबूतर दिखा सकते हैं, कबूतर का चित्र दिखा सकते हैं। अगर कबूतर का चित्र नहीं दिखा पा रहे हैं तो कमल का चित्र दिखाइए। कोई भी ऐसी चीज़ जो क से शुरू हो उसका जो है आप बच्चे से उसका वर्ड का क्या करिए, संबंध बना दीजिए। अब बार बार बच्चा कबूतर देखने का प्रयास करेगा, बार बार। अब कबूतर देखने के चक्कर में बच्चे को पता नहीं है कि हम का सीख लिए। ठीक, बच्चे को पता नहीं हो, बार बार तो किताब क्यों खोलता है, कबूतर देख ले, ऐसे कहेगा सेब है सेब है सेब है सेब है, कहते कहते वो कब एप्पल कहने लगेगा उसको पता नहीं चलेगा। उसका एप्पल की उसको स्पेलिंग भी याद हो जाएगी, वो भी नहीं जान पाएगा, सोचेगा अरे हम तो एप्पल की स्पेलिंग जान गए। तो वही चीज़ है कि अगर किसी चीज़ को अनुबंधन द्वारा पढ़ाया जाए, किसी चीज़ को किसी चीज़ से संबंधित करके पढ़ाया जाए, तो उससे भी भाषा विकास होता है। ठीक है, अब जैसे परिवार चैप्टर आप पढ़ाते हैं तो अपने परिवार के साथ उसको रिलेट करके पढ़ाते हैं नहीं, तो इसका मतलब उस परिवार चैप्टर जो किताब में दिया है उसको अपने परिवार के साथ या बच्चों के परिवार के साथ, किसी का एकल परिवार है, किसी का संयुक्त परिवार है, उससे हम क्या करते हैं, अनुबंधित करते हैं। जब अनुबंधित करते हैं तो भाषा का विकास होगा ही, क्योंकि बच्चा तब भाषा प्रयोग करने लगेगा, आत्म प्रकटीकरण करने लगेगा, उसको मज़ा आने लगेगा। तो यहाँ पे वही बात लिखी गई है। तो ये सभी भाषाई कुशलता यानी भाषा के कौशल, ठीक है, कितने हैं, 4 हैं, एक दूसरे से क्या हैं,
संबंधित हैं। कल बताया गया था कि भाषा के चारों कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। जिनकी मातृभाषा हिंदी से थोड़ी सी क्या है, भिन्न है, उनको हिंदी सीखने में किस चीज़ का करना पड़ता है, कठिनाई का। कल हम लोग ये बात पढ़े थे, मतलब कल का मतलब पिछली क्लास में ये चीज़ हम पढ़े थे कि अगर मातृभाषा हमारी हिंदी से थोड़ी अलग है तो हमको सीखने में हिंदी क्या होती है, कठिनाई होती है, या स्वाभाविक है, कोई ऐसा मतलब दिक्कत नहीं। तो एक हो गया अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा हो गया अनुकरण का सिद्धांत। बताइए, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है कि नहीं सीखी सर? सीखी जा सकती है कि तो अनुकरण के द्वारा ही तो बच्चे सीखते हैं। बच्चों के घर की भाषा अर्थात मातृभाषा बच्चों की भाषाई पूंजी होती है। तो ये चीज़ भी सही लिखा है कि बच्चों के जो घर की भाषा होती है यानी मातृभाषा होती है, वह बच्चों की क्या होती है, भाषाई पूंजी होती है, और बच्चे उसी का अनुकरण करके क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा अर्जित करता है और सीखता है। बच्चे परिवार समाज से भाषा का क्या करते हैं, अर्जन करते हैं। देखिए यूपी टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे बताया है कि जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं, अनुकरण करेगा तो किसका सिद्धांत कहेंगे, अनुकरण का सिद्धांत। एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको। अगर आप ये अनुकरण का सिद्धांत नहीं भी जानते रहते तब भी अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते तो अनुकरण का सिद्धांत क्या करते, मार देते कि हाँ यही क्या है, सही है। उसके बाद अगला देखिए भाषा अर्जन का सिद्धांत। तो बताइए भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया है, चोम्स्की ने दिया है। शुरू में ही हम लोग पढ़े हैं कि नोम चोम्स्की ने भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया है। तो यह सिद्धांत मुख्यतः चोम्स्की ने दिया है। उनके अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताया था कि बच्चे एक निश्चित समय में अनुकरण द्वारा भाषा नियम जानकर धीरे धीरे सही वाक्य बनाना सीख जाते हैं। कुल मिला जुला के भाषा अर्जन करके भी, मतलब दूसरे की कॉपी करके भी हम भाषा को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। फिर वही आ गया क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी क्रिया करके भाषा का सीखना। तो देखिए वहाँ पे तो हमने बताया था कि क्रिया आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें दी हैं। ये देखिए आपके हिंदी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है रोल प्ले। रोल प्ले या भूमिका निर्वहन अगर हिंदी में आ जा रहा है तो ज़्यादातर उम्मीद है कि वह जो है आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, सही हो सकता है। यहाँ पे रोल प्ले या भूमिका निर्वाह का मतलब क्या है, देखिए रोल प्ले का मतलब है क्रिया यानी करके सीखना। तो रोल प्ले के माध्यम से हम बच्चों को विभिन्न संदर्भों, देखिए संदर्भ बहुत पॉजिटिव वर्ड है, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करते हैं जिससे बच्चों में भाषा क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए बच्चे के अंदर भाषा क्षमता का विकास करना है। ठीक है, भाषा क्षमता का क्या करना है, विकास करना है। तो हम बच्चे से एक तो भाषा प्रयोग करवा सकते हैं, अनौपचारिक बातचीत। ठीक है, दूसरा काम क्या कर सकते हैं, बच्चे को हम कोई रोल दे दें, जैसे परिवार पाठ पर भूमिका निर्वहन करना। परिवार पाठ चल रहा है, किसी एक को उसी में दादा बना दें, किसी एक को जो है पिता बना दें, चाचा बना दें, और जो कहानी रहे, जो कहानी आपने पढ़ाया है, जैसे अंकिता और नायरा की कहानी कक्षा 4 में दी गई है पहले चैप्टर परिवार में, तो किसी को अंकिता बना दीजिए, किसी को नायरा बना दीजिए, और उसके किसी का एकल परिवार है तो उसको एकल परिवार बना दीजिए, और कहिए कि आपस में जो जो चीज़ उसमें अंकिता कर रही थी, जैसे वह घर आती थी तो अपने विद्यालय में जो भी गृह कार्य मिलता था तो अपने दादी से उसको शेयर करती थी कि हमको ये चीज़ मिला है ऐसे ऐसे, तो मतलब बातचीत करेगी। तो वही बातचीत, भूमिका निर्वहन, वही रोल प्ले बच्चे भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर बच्चे करेंगे तो बताइए भाषा क्षमता का विकास होगा कि नहीं है। भाषा क्षमता के विकास का मतलब ही कि बच्चे बात करें। अब ऐसा भी कोई बच्चा हो सकता है जो खड़ा रहे, या उससे जब बोलने के लिए कहा जाए तो वह बोल ही ना पाए, मतलब डरे शर्माए, तो लगेगा कि इसका अभी भाषा क्षमता का विकास नहीं हुआ, उसे पता भी चलेगा।
नहीं तो आप कहानी बता दिए, पता लगा कि 2-3 लोग उठ के खूब आपसे चर्चा वर्चा कर लिए, आप सोचे पूरा क्लास सही चल रहा है। तो ऐसा भी नहीं होता है। कभी कभी रोल प्ले से पता चल जाता है कि इस बच्चे की भाषा क्षमता क्या है, कमज़ोर है। जैसे इसी में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे आके याद कर से पहले प्री प्लानिंग करके मतलब भाषण वाषण दे सकते हैं 2-4 लाइन, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो न दे पाएँ। तो दोनों के भाषा क्षमता विकास में क्या होगा, अंतर होगा। और दोनों अगर जो नहीं दे पा रहा वो भी प्रयास कर रहा है तो हो सकता है अगली बार वो भी क्या करे, दे ले। क्योंकि उस क्लास में सभी अपने ही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कह पाएंगे तो बेकार लगेगा। बस वही है कि उससे पता चल जाता है कि कौन कौन भाषा विकास किसका कितना है। तो यहाँ पे रोल प्ले शब्द आप या भूमिका निर्वाह इसको हिंदी में कहते हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए भाव के साथ वाक्य प्रयोग। जैसे हमने बताया कि छाता से जब छाता लेकर गिरे तो वहाँ पे अगर केवल कह देंगे तो भाव नहीं है, लेकिन अगर करके दिखाएंगे तो वहाँ पे भाव है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, अगर उस भावना के साथ करेंगे, वीरता के भावना के साथ कहेंगे, अगर वीरता के भावना के साथ वाक्य प्रयोग करेंगे तो वह क्या होता है, सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यानी कुल मिला जुला के फिर वही बात आ गई क्रिया के द्वारा। अगर आप क्रिया करके वीरता के भाव को प्रकट करके वीर रस पढ़ाते हैं तो वह सबसे ज़्यादा उपयुक्त है बच्चों के भाषा सीखने के लिए। जैसे आप कक्षा 1 व 2 के बच्चों के लिए ऐसी कहानी का चयन करें जिनके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन कैसे हों, चित्रात्मक हों। सीधी सी बात है कि मतलब बड़े बड़े चित्र बने हों, लिखे कम, 1 ही 2 लाइन लिखे हों, लेकिन चित्र बड़े बड़े बने हों, तो बच्चे उसको भी क्रिया करके सीखने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन सा काम हो रहा है। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए अभ्यास का सिद्धांत। तो अभ्यास के द्वारा भी भाषा क्या किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। लेकिन वेधन और अभ्यास, एक शब्द होता है वेधन और अभ्यास, कहीं पे अगर यह शब्द लिखा है तो यह बहुत ही ज़्यादा क्या है, नकारात्मक है। ऐसा शब्द देखते ही उस ऑप्शन को आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं कि वेधन और अभ्यास एकदम गलत है। और अगर अभ्यास भी दिया है तो जैसे 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में एक में अभ्यास दिया है तो उसको 1 प्लस करिए। ठीक है, अभ्यास या पुनरावृत्ति को 1 प्लस करिए, लेकिन उसके बाद दूसरे ऑप्शन को भी देखिए, कहीं ऐसा ऑप्शन तो नहीं है कि जो ज़्यादा पॉजिटिव हो। ठीक, अगर ज़्यादा वाला होगा तो ये अभ्यास वाला भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन जब आप करेंगे तो उसको देखेंगे। अगला देखिए है बहुत इम्पॉर्टेंट, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब जो आप देखे हैं उससे जो आप नहीं देखे हैं उधर जाना। यानी आप सीधा कह सकते हैं कि मूर्त से अमूर्त की ओर। जो आप देखे हैं उसी को आप कह सकते हैं उदाहरण, उदाहरण से नियम की ओर। ये तीन तो आपको याद रखना है, किसी भी विषय में आपका आ सकता है। सबसे पहले देखिए आप किस चीज़ को बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है जल प्रदूषण, तो आप 2 चीज़ें उदाहरण दे सकते हैं। एक तो आप समुद्र का उदाहरण दे सकते हैं और दूसरा गांव के गंदी नाली का उदाहरण दे सकते हैं। अब बताइए कि आप गांव के गंदी नाली का उदाहरण देंगे कि समुद्र का उदाहरण देंगे। तो गांव का गंदा नाली जो होगा बच्चे के लिए क्या होगा, मूर्त होगा। बच्चा देखा है, पहले गांव के गंदे नाली का उदाहरण दीजिए, फिर बाद में आप समुद्र का भी उदाहरण दे सकते हैं। यानी मूर्त से किधर जाएंगे, अमूर्त की ओर। यानी ज्ञात से किधर जाएंगे, अज्ञात की ओर। यानी उदाहरण से किधर जाएंगे, नियम की ओर। और कुल मिला जुला के बच्चे को जीवन से जोड़कर क्या करना है, पढ़ाना है। जीवन से जोड़कर पढ़ाने का मतलब यह है कि भाषा अगर बच्चा नहीं सीखा रहेगा, अगर दुकान पे ही बैठ गया, घड़ी साबुन है, घड़ी पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। अंग्रेजी में लिखा रहेगा तो गरी ही पढ़ देगा, है कि नहीं है। तो वही चीज़ है कि हम कोई भी विषय पढ़ें, चाहे भाषा हो, चाहे गणित हो, चाहे कोई विषय हो, वह ऐसा है ही कि वह जीवन से जोड़कर ही पढ़ाया जाता है। बाद में वो कहीं ना कहीं हमें काम ज़रूर आता है। जैसे साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो यहाँ पे सभी लोग मेल और फीमेल हैं,
घर में ही अपने बच्चों के ही पालन पोषण, या 18 साल तक वह बच्चे कैसे कैसे काम करते हैं, तो घर में ही उसका प्रयोग होता है कि नहीं। अब कोई ये सोचे कि केवल हम पढ़ रहे हैं कैसों परीक्षा पास हो जाएं, उसकी बात अलग है, लेकिन जो उसे प्रैक्टिकली लेके सोच रहा है तो उसके घर में ही उसका प्रयोग डेली हो रहा है। अगर एक बच्चा गुस्सा रहा है, कह रहा है तीनों आइसक्रीम मुझे चाहिए, अगर आप पढ़े रहेंगे तो उसको नहीं मारेंगे, कहेंगे इसकी आदत यही है, इसके अंदर नैतिकता नहीं है। और अगर केवल आप रटे हैं तो उसको जाकर पहले 2 ही थप्पड़ा मारेंगे। और अगर आप मनोविज्ञान पढ़े ही नहीं हैं तो आप तो सोचेंगे ही नहीं, कहेंगे तो बड़ा बदमाश लड़का है, यही तो कहेंगे। तो वही चीज़ है, उसका प्रयोग आप अपने घर में खुद कर रहे हैं। कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है, हर चीज़ कहीं ना कहीं यूज होती है। और अगर ज्ञान का स्तर आपका बढ़ रहा है तो कभी कोई बिजनेस आप करेंगे फेल नहीं होंगे। और ज्ञान का स्तर नहीं बढ़ रहा है, जैसे आप बहुत कुछ कर लिए, बैठ गए मैं तो बहुत कुछ कर लिया, तब आपका दिमाग, जैसे हम ही हैं प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, अगर हम आपको कोचिंग ना पढ़ाते, केवल प्राइमरी से मतलब रखते, तो अब तक हमारा दिमाग पूरा ख़त्म हो गया होता। क्योंकि प्राइमरी के बच्चों के साथ जो गया, समझिए गया, ठीक। अगर आपको हम नहीं पढ़ाते तो हमारा दिमाग पूरा क्या हो जाता अब तक, ख़त्म एकदम। मतलब ऐसा हो जाता कि हम कोई अगर कुछ पूछता तो उसका जवाब भी शायद हम सही तरीके से उस तर्क के हिसाब से नहीं। इसीलिए अपने ज्ञान को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। कुछ न कुछ नई चीज़ें क्या करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। नई चीज़ों को सीखने में ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम बड़ा बहुत भारी चीज़ है, ये क्या है, वो है, ऐसा कभी नहीं। जो मिल रहा है उसको सीखते रहिए। देखिए, उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत, ठीक है। 15 मिनट या और चलेगा, उसके बाद फिर आपको ब्रेक देंगे, तब दूसरी क्लास, ठीक है। नहीं तो बोर हो जाएंगे ना, जैसे अनीता सो रही हैं, ठीक। तो उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत, यानी अगर कोई भी विषय आप पढ़ा रहे हैं, चाहे भाषा हो चाहे कोई विषय हो, तो उसका एक क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। उद्देश्य का मतलब क्या है, उद्देश्य का मतलब है कि अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ाना है तो आप पहले से ही, देखिए आप जब पाठ योजना बनाते थे तो लिखते थे विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में लिखते थे कि वीर रस पढ़ाने के बाद बच्चे के अंदर वीरता की भावना आ जाएगी, मतलब यह वह क्या करेगा, सीख लेगा। ऐसे आप 18 ठो उद्देश्य लिखते थे, ढेर सारा उद्देश्य लिखते थे। तो वही उद्देश्य है कि कोई विषय आप पढ़ाइए, उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपका उद्देश्य है कि हम शिक्षक बन जाएं, और जितनी भी विषय पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमको क्या हो जाए, ज्ञान हो जाए, जानकारी हो जाए। कोई कुछ पूछे तो हम बता लें। और समाज में थोड़ी सी, जब आप सक्सेस होते हैं तो समाज में थोड़ा सा इज्जत क्या होता है, बढ़ता है। भले दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती है, लेकिन इज्जत भी क्या होता है, बढ़ता है। कुछ लोगों के घर में ऐसा भी होता है कि 1-2 दिन खाना भी नहीं बनता है, लेकिन फिर भी वह सोचते हैं कि हुआ तो, मतलब कुछ किया तो, भले वो कहें कि अरे नकल से हुआ होगा, ऐसा भी लोग कहते हैं, लेकिन वो जान रहा है कि नकल से हुआ नहीं है, फिर भी वह कह रहा है, क्योंकि उस समय उसकी वही मनोदशा ही होती है। तो यहाँ पे देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में अन्य विषयों के पाठों को इसलिए स्थान दिया जाता है, इसका उद्देश्य होता है कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक को क्या बनाया जाए, समावेशी। तो देखिए इसीलिए डायरेक्ट बताया जाता है कि समावेशी एक टैग वर्ड है, जिस भी ऑप्शन में आ जाए। ज़्यादातर ऐसा होता है 90%, मतलब 100 में से 90% होगा कि वह सही हो जाए, और 10% होगा कि वह क्या हो सकता है, गलत भी। जब हमको कुछ नहीं आ रहा है तो हम उसी को देख के 90 वाले की तरफ झुकेंगे ना, 10 वाले की तरफ तो झुकेंगे नहीं। तो समझिए शेयर मार्केट, ठीक है, पैसा ऊपर भी जा सकता है तो नीचे भी आ सकता है। भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना। देखिए कई बार हमने बताया है, विश्लेषण करना भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, क्योंकि आप विश्लेषण को कहाँ पढ़े थे, समालोचनात्मक चिंतन या अपसारी चिंतन। और समालोचनात्मक चिंतन और अपसारी चिंतन देखिए कितना पॉजिटिव है, हर जगह क्वेश्चन आया है NEP 2020 में। तो समालोचनात्मक का मतलब ही यह होता है कि बच्चा किसी भी चीज़ के बारे में स्वयं से विश्लेषण करे, स्वयं मनन करे,
स्वयं चिंतन करे, स्वयं निष्कर्ष निकाले, स्वयं मूल्यांकन करे और स्वयं काम करे। जैसे 10वीं के बाद 11वीं में आर्ट लेना है कि साइंस, उसका विश्लेषण बच्चा स्वयं करे। वैसे हिंदी का कोई भी चैप्टर आप बच्चे को दे दीजिए, मान लीजिए ईवीएस का है लेकिन हिंदी का मान लीजिए परिवार है, परिवार चैप्टर आप दे दीजिए, बच्चे से कहिए बेटा इसको 2 बार तुम पढ़ो, एक बार आप पढ़ाए हैं पहले से, फिर कह रहे हैं 1-2 बार तुम पढ़ो, अपने से प्रश्न बनाओ, अपने से उत्तर लिखो, यानी स्वयं से चिंतन करो, स्वयं से मनन करो, स्वयं से निष्कर्ष निकालो, स्वयं मूल्यांकन करो, फिर समस्या का समाधान करके फिर हमको दिखाओ। वही तो क्या है, वही समालोचनात्मक चिंतन है और वही क्या है, विश्लेषणात्मक। विश्लेषण का मतलब है कि किसी एक चीज़ को कई अलग अलग तरीके से सोचना, पृथक। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उसका विश्लेषण उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ठीक है, देखिए उद्देश्य कोई भी हो, एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, उद्देश्य कोई भी हो वह महत्वपूर्ण ही हो सकता है, सर्वोपरि नहीं हो सकता। बताइए कोई चीज़ सबसे ऊपर हो सकता है? 10 चीज़ भी महत्वपूर्ण हो सकती है ना, एक चीज़ को सर्वोपरि आप कह नहीं सकते। तो उद्देश्य हमेशा महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन आया आपके सीटेट में, अभी करवाएंगे, उद्देश्य हमेशा महत्वपूर्ण, कोई भी उद्देश्य सर्वोपरि नहीं होता, सबसे ऊपर नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने की सबसे अच्छा तरीका क्या है? अवलोकन। देखिए अवलोकन जो है आपका ईवीएस का सबसे पॉजिटिव टैग वर्ड नंबर 1 पर आता है अवलोकन। अवलोकन करना, रिकॉर्ड करना, अगर ऐसा कुछ आपके ईवीएस में कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, कितना भी कठिन क्वेश्चन है, अगर अवलोकन मिल जा रहा है और दूसरा एक टैग वर्ड है भ्रमण, ये 2 चीज़ मिल जा रहा है तो समझिए कि ईवीएस में वही ऑप्शन 97-98% सही होने की उम्मीद है। 1-8% तो गलत हो ही सकता है, कुछ भी। किसी को 100%, अगर आप विज्ञान में पढ़ते हैं कि फला मशीन 100% दक्षता देती है, इफ़िशियंसी, तो वो भी केवल माना जाता है, वो आइडियल होता है। कोई मशीन 100% रिजल्ट नहीं दे सकता, तो वैसे ये भी 100% नहीं हो सकता। अगर हम कभी कभी कह देते हैं कि 101%, तो उसको भी 99 माना करिए। ठीक, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अवलोकन। और अवलोकन का मतलब क्या होता है? देखना। जैसे सामने से किसी चीज़ को अवलोकन करना, देखना। देखना की मतलब बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है, कैसे वह सोच रहा है, कितने शब्द 1 मिनट में पढ़ पा रहा है, बड़ी ई को कहीं छोटी ई तो नहीं पढ़ रहा है, बड़ा ऊ को तो कहीं छोटा ऊ नहीं पढ़ रहा है। इस तरीके से बच्चे को देखिए और अवलोकन करिए। ऐसे कभी हिंदी भाषा का मूल्यांकन हो सकता है क्या कि एक पैराग्राफ दे दिया जाए और उससे 4 क्वेश्चन दे दिए जाएं और बच्चा, जैसे वही है कि राम के पिता का नाम क्या है, तो राजा दशरथ लिखा रहेगा, तो ऐसे जाए कि राम के पिता कहाँ लिखा है, ऐसे जाते जाते देखे दशरथ है तो दशरथ मार दे और पढ़ने उसको आ ही नहीं रहा। ऐसा भी तो हो सकता है। अगर उस तरह से टेस्ट लेंगे तो आप अवलोकन कर नहीं पाएंगे। अवलोकन जब करेंगे तब सही आकलन होगा। यहाँ पे यह बात है, क्योंकि आज भी कुछ लोग जैसे करते होंगे ऐसा, जब नहीं आता होगा तो आप वही शब्द क्या करते होंगे, खोजते होंगे कि वो कहाँ मिले, उसके अगल बगल देखें कि दशरथ है कि कोई और है। जो हो चलिए वही हो गया, चाहे हो या ना हो। जब नहीं कर पा रहे हैं तो वही करेंगे, सही भी है। अगला देखिए, कक्षा में बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति क्या रखना है? संवेदनशीलता। कल परसों पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है, अर्थात हिंदी भाषा में विविध स्वरूपों की जानकारी देना, बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में क्या करना है? स्थान देना। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। उसके बाद फिर वही देखिए विविधता का सिद्धांत। विविधता के सिद्धांत का मतलब वही है कि कक्षा में क्या होगा? बहुभाषा होगा, बहुत सी संस्कृति के लोग होंगे, तो सबको क्या करना है? सम्मान देना है। उससे भी बच्चे सीखेंगे। उसके बाद देखिए भाषा को आप भाषा के चारों कौशलों के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? सिखा सकते हैं। इसको भी कल आपने पढ़ा था। इसके बाद देखिए भाषा का मूल उद्देश्य क्या होता है? चारों भाषा कौशलों में निपुणता हासिल करवाना। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए सिद्धांत क्या है? बोलचाल का सिद्धांत। बोलचाल को हमने कई बार बताया है,
सामाजिक अंतःक्रिया करके या चर्चा के द्वारा या बोलचाल के द्वारा या पारस्परिक अंतःक्रिया के द्वारा। तो ये सब जो वाइगोत्स्की वाला है, बच्चा स्वयं से अगर बोल भी रहा है तब भी उसका भाषा विकास हो रहा है। तो बोलचाल का सिद्धांत भी एक क्या है, भाषा इससे भी सीखी जा सकती है। उसके बाद देखिए चयन का सिद्धांत। तो चयन में क्या हो सकता है, सही शिक्षण विधि का चयन करें, सही समय सारणी का चयन करें। अब ऐसा भी हो सकता है, बताइए गणित पहली घंटी में पढ़ाना सही है कि सतही घंटी में? पहली में। अगर आप गलत चयन कर लिए, गणित सतही पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा उस हिसाब से सीख नहीं पाएगा। वैसे ही हिंदी का भी एक उचित चयन होना चाहिए कि कब हिंदी को पढ़ाया जाए, तीसरी घंटी में, चौथी घंटी में कि सतही घंटी में। ज़्यादातर जो खेल होता है या सहगामी क्रियाएं होती हैं उसको इंटरवल के बाद रखा जाता है। जैसे कंप्यूटर सिखाना है, ज़्यादा लोड नहीं लेगा बच्चा। खेल सिखाना है, संगीत सिखाना है, तो ज़्यादा लोड नहीं। तो लोड वाले सब्जेक्ट को जल्दी से क्या करिए, जब तक बच्चा खा हो के आया है तब तक क्या करिए, सिखा दीजिए। इंटरवल में पता लगे वो 4-5 रोटी लेकर आया है, छोटा सा है, और इंटरवल के बाद तुरंत आप 5 घंटी मैथ लगाए हैं और वो सो रहा है, ऐसे आराम से सो रहा है, तो नहीं पढ़ पाएगा। तो उचित चयन, उचित शिक्षण विधि, उचित समय सारणी, उचित पठन सामग्री और उचित विषय का मतलब कौन सा कब विषय पढ़ाया जाए, और उचित शिक्षण सूत्र। देखिए उचित शिक्षण सूत्र अभी हमने बताया कि कैसे आपको पढ़ाना है, मूर्त से अमूर्त की ओर। अगर उचित शिक्षण विधि की बात किया जाए तो विश्लेषण किस में होता है, निगमन में होता है कि आगमन में होता है? तो निगमन में होता है। तो निगमन विधि से बच्चे को क्या करिए, पढ़ाइए। एक चीज़ को कई तरीके से तोड़ के सिखाइए, ये नहीं कि कई चीज़ को एक तरीके से, इस तरीके से नहीं। फिर देखिए बाल केंद्रितता का सिद्धांत, यानी बालक सबसे महत्वपूर्ण है, बालक मेन है, तो बालक के अनुसार ही शिक्षा दिया जाए। अगर बालक कह रहा है कि हम मैथ पढ़ना चाह रहे हैं तो उसे मैथ पढ़ाइए, क्योंकि अगर बच्चा फेल हुआ तो समझ लीजिए बच्चा नहीं फेल हुआ, बल्कि कौन फेल हुआ, शिक्षक फेल हुआ। मतलब चाहे वह एक भी दिन पढ़ने ना आया हो, उसका नाम लिखाया गया है। अगर बच्चा फेल हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी कौन है, जिम्मेदार कौन है, शिक्षक है। कभी भी वह बच्चा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही सही शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे सही शिक्षण सूत्र को आप एक बार फिर अच्छे से देख लीजिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जैसे कबूतर के चित्र से आप क वर्ण को सिखाइए। कबूतर का चित्र बच्चा जानता है या कबूतर को देखा है, का वर्ण को नहीं जानता है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। इसको देखा है, इसको नहीं देखा है, पहले जो देखा है उसको दिखाइए, कुल मिला जुला के बहकाइए कि लो कबूतर देखो। अगर कबूतर का चित्र ना देखना चाहे तो कबूतर ही ला के दीजिए, लेकिन बच्चे को कैसे भी करके पढ़ने के लिए क्या करिए, प्रेरित। एक बार प्रेरित हो गया तो फिर जब उसकी गाड़ी दौड़ पड़ी फिर उसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, तब वो पढ़ता ही जाएगा। लेकिन वही प्रेरित शुरू में आप नहीं कर पाए तो समझिए कि बच्चा इतना कमज़ोर हो जाता है, उसकी बुद्धि चाहे जितनी तेज़ हो, मम्मी पापा IAS PCS हों, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसको मोबाइल की आदत पड़ गई तो समझिए वो गया। ठीक, तो उसे प्रेरित करने के लिए पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ें उसको देनी पड़ेंगी कि उसको उसमें मज़ा आए। जैसे अब देखिए एक जो दृश्य सामग्री में इतना बड़ा फ्लैश कार्ड भी बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑनलाइन मिलता है 400-500-600 का, तो आप ये वाला फ्लैश कार्ड बच्चे को दे दीजिए। ए फॉर एप्पल बढ़िया से लिखा रहेगा, बना रहेगा, जेब में लेकर घूमेगा अपना। अगर ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत रुचि ले रहा है तो जेब में लेकर शाम तक घूमेगा। शाम को उसको 3-4 टुकड़ा करके ला के आपको क्या करेगा, दे देगा। लेकिन शाम तक वो एप्पल नहीं तो सेब तो जान ही जाएगा कि अपने जेब में सेब रखे थे। तो बस वही तो काम है, फाड़ने दीजिए। फाड़ने के बाद मारिए मत कि हम 300 का मंगाए थे, अपना 20,000 का मंगाएंगे और उसको 300 का मंगा के, और 300 में से जेड तक में से एक फाड़ा है और उसको इतनी मार मारेंगे कि खुद ही फट जाएगा बेचारा। ऐसा नहीं करना। उदाहरण से नियम की ओर, सरल से जटिल की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। ठीक, इसके बाद साहचर्य का सिद्धांत। साहचर्य मतलब भी क्या होता है, संबंध। साहचर्य लिखा हो, संबंध लिखा हो, अनुबंधन लिखा हो
अनुबंध लिखा हो, सबका मतलब केवल और केवल क्या होता है, संबंध। यानी क सिखाने के लिए कबूतर के चित्र से क्या करिए, संबंध बना दीजिए। अब देखिए, भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। कोई विषय आप ले लीजिए, गणित पढ़ाएंगे भाषा का प्रयोग नहीं होता है, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, पर्यावरण पढ़ रहे हैं, कोई विषय आप पढ़ते हैं उसमें भाषा का प्रयोग होता है, चाहे हिंदी भाषा का हो, चाहे अंग्रेजी भाषा का हो, चाहे संस्कृत भाषा का हो, चाहे उर्दू भाषा का हो, लेकिन भाषा का प्रयोग होता है हर विषय में। तो यह आपका एक ऑप्शन है कि भाषा सभी विषय के किस में होना चाहिए, किस में है, केंद्र में। उसके बाद देखिए विभाजन का सिद्धांत। तो विभाजन का सिद्धांत का मतलब है कि छोटे छोटे भागों में विभाजित करना। जैसे आप किसी एक चैप्टर को पढ़ाते हैं तो पाठ योजना बनाते हैं, तो प्रकरण लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ये सब लिखने के बाद वर्ण की परिभाषा पढ़ाते हैं, फिर वर्णमाला की परिभाषा, फिर स्वर पढ़ाते हैं, व्यंजन पढ़ाते हैं, स्वर के प्रकार पढ़ाते हैं, व्यंजन के प्रकार पढ़ाते हैं, फिर जो बचा खुचा रहता है उसको पढ़ाते हैं। इसका मतलब एक ही पाठ को कई भागों में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि कोई हेडिंग नहीं, शुरू हुआ अंत हुआ, तो ऐसा अगर पढ़ाएंगे तो बच्चा कभी भाषा सीखेगा नहीं। आप परिवार चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसको तोड़ते हैं, एकल परिवार अलग और संयुक्त परिवार अलग। ऐसा भी तो कर सकते थे, बिना हेडिंग के शुरू किए और अंत, उसी में कब एकल बताए कब संयुक्त बच्चा जान ही नहीं पाएगा, कब लिखवाए कब क्या लिखे, उसी एक में सब लिखा है। तो विभाजन के द्वारा किसी भी विषय को अच्छे से क्या किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। इसके बाद अगला है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। यानी पुनरावृत्ति, जैसे आप अभ्यास पढ़े थे ना, तो वही पुनरावृत्ति भी है, बस शब्द बदल दिया है, बार बार अलग अलग शब्द से आ जाता है। जैसे पुनरावृत्ति का सिद्धांत का मतलब एक ही चैप्टर को 2-3 बार बच्चों से क्या करिए, पढ़वाइए। रीड एलॉन्ग एप्लीकेशन होता है, उसमें बच्चे को बार बार क्या करिए, कहानी पढ़वाइए। उसमें आप कै शब्द कै मिनट में बच्चा पढ़ रहा है वो भी बता देता है कि नहीं। वैसे ही फिर ये नोट लिखा है, भाषा शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करके भाषा शिक्षण को अत्यंत प्रभावशाली, रुचिकर बनाया जा सकता है। फिर यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई का अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता हो, जैसे आधा ता और पूरा ता, ऐसा आधा माँ और पूरा माँ। जैसे सम्मान हो तो उसमें आधा माँ और पूरा माँ होगा ना, तो ऐसे शब्दों को बोलने में उसको क्या होती है, कठिनाई होती है। तो अब उसमें उसे क्या करवाना चाहिए, तो उसमें उसे अब वही करवाना चाहिए, बार बार उच्चारण, यानी अभ्यास कहिए चाहे पुनरावृत्ति कहिए, तो वही करवाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ऐसा सीटेट में ऐसा नहीं पूछेगा कि यह कौन सा सिद्धांत है, भाषा का कौन सा सिद्धांत है, कौन सा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये यूपी टेट का पेपर है, ठीक है। अनुबंधन का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं है, परिपक्वता का सिद्धांत है। अब अगर मान लीजिए 2 महीने बाद यही प्रश्न पढ़े हैं आप, तो आप याद करेंगे क्या कि ये सिद्धांत था कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे उत्तर देंगे कि बच्चा का पढ़ता था तो उसका कबूतर से संबंध बना के भाषा सीखता था। हाँ, इसका मतलब यह सिद्धांत होगा, ठीक है। अनुकरण से भाषा सीखी जा सकती है, सही है। परिपक्वता, देखिए यहीं पे अभी आप ऊपर पढ़े हैं पुनरावृत्ति के सिद्धांत को, परिपक्वता मतलब बच्चे जितना ज़्यादा भाषा का प्रयोग करेंगे उतने क्या होंगे, परिपक्व होंगे। तो इसका मतलब ये भी होगा, इसका मतलब यही अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं होगा। एक बार पढ़ने के बाद बार बार रटने की ज़रूरत नहीं। देखिए कौन से ऑप्शन प्लस की तरफ जा रहे हैं और कौन माइनस की तरफ, तो जो तीनों हैं प्लस की तरफ जा रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए वाणी दोष नहीं है, तो वाणी दोष नहीं है तो धीमी या तेज़ गति से बोलना वाणी दोष नहीं। अगर अस्पष्ट उच्चारण कर रहे हैं तो इसका मतलब बोलने में दिक्कत है। हकला रहे हैं तो बोलने में दिक्कत है। अगर अस्पष्ट बोल रहे हैं तो इसका मतलब बोलने में दिक्कत है। इसके बाद देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, वीडियोग्राफी। जैसे आप एनिमेटेड वीडियो, कहानी, किड्स स्टोरी दिखाते हैं ना बच्चों को, तो उससे भी भाषा विकास बहुत ज़्यादा होता है। तो प्राथमिक में वीडियोग्राफी और उच्च प्राथमिक में अवलोकन, ये 2 शब्द आप जरूर याद रखिएगा। प्राथमिक में वीडियोग्राफी, और वीडियोग्राफी का मतलब क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर, और उसमें अवलोकन, ठीक है।
उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है, था, फा, च ध्वनियाँ हैं, तो ये क्या है? स्वनिम है। ये सब आपकी यूपी टेट का ही क्वेश्चन है। स्वनिम, स्वनिम उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। स्वनिम उच्चारित भाषा की ऐसी लघुत्तम इकाई है जिसमें दो ध्वनियों का अंतर स्पष्ट हो। यानी कोई भी दो ध्वनि लिख देगा तो था और फा में एकदम अंतर लग रहा है कि नहीं? एकदम अंतर लग रहा है तो स्वनिम हो गया, और कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसका क्वेश्चन रहेगा।